हेलो गाइस, आज हम मॉड्यूल नंबर 9 देखेंगे जो नेटवर्क कम्युनिकेटिंग एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक टू प्रोटेक्ट बाय फायरवॉल, निम्नलिखित में से कौन सा आक्रमण फायरवॉल द्वारा सुरक्षा करता है। किस आक्रमण से सुरक्षा होती है फायरवॉल द्वारा? तो फायरवॉल हमें डिनाइल ऑफ सर्विस के अटैक से बचाता है। ठीक है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट डज अ फायरवॉल डू? Think of a firewall like a security guard standing at the gate of your digital house, your network or computer. It check who is coming in and who is going out. It block bad or unauthorized digital traffic. ये सिंपल बैड और अनऑथराइज्ड ट्रैफिक को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल को अपने डिजिटल घर यानी आपके कंप्यूटर नेटवर्क के गेट पर खड़े एक सुरक्षा गार्ड की तरह समझिए। यह देखता है कि कौन सा इंटरनेट ट्रैफिक अंदर आ रहा है और कौन सा बाहर जा रहा है। यह खतरनाक ट्रैफिक को रोक देता है, सिंपल। तो फायरवॉल क्या करता है? एक जो बैड ट्रैफिक है उसको स्टॉप कर देता है नेटवर्क के अंदर आने से। आगे लिखा हो, वाइज सी डिनाइल ऑफ सर्विस डॉस द करेक्ट आंसर। डिनाइल ऑफ सर्विस DOS, in the attack a hacker flood your network or website with a massive amount of fake digital traffic to crash it। सिंपल जो अटैकर होता है वो क्या करता है? फेक डिजिटल ट्रैफिक आपके नेटवर्क पर सेंड करता है जिससे आपकी वेबसाइट या सर्वर क्या हो जाए? क्रैश हो जाए। बिकॉज दिस अटैक हैपन ओवर द नेटवर्क, a firewall can detect this unusual flood or traffic and block it to protect your system। तो जब एक अटैकर आपके नेटवर्क पर फेक डिजिटल ट्रैफिक भेजता है तो जिसकी वजह से सर्वर या नेटवर्क के ऊपर लोड बढ़ता है और वो क्रैश कर जाता है, तो फायरवॉल इस तरह के अटैक से ही क्या करता है? आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। डिनाइल ऑफ सर्विस DOS, इस हमले में हैकर आपके कंप्यूटर या वेबसाइट पर अचानक बहुत सारा फर्जी डिजिटल ट्रैफिक भेज देता है ताकि आपकी वेबसाइट क्रैश ठप हो जाए। चूंकि यह हमला इंटरनेट नेटवर्क के जरिए होता है इसलिए फायरवॉल इस भारी ट्रैफिक को पहचान कर ब्लॉक कर देता है और आपकी रक्षा करता है। तो हमारे सिंपल जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर यहां पर क्या है, अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे, अटैक टू प्रोटेक्ट बाई फायरवॉल। फायरवॉल किस तरह के अटैक से बचाता है? डिनाइल ऑफ सर्विस के अटैक से। अगर आप यहां पर भी देखेंगे, ये यहां पर एक अटैकर है, इसने इन कंप्यूटर को अपना होस्ट बना लिया है। इनको बोलते हैं बॉटनेट। अब ये इन कंप्यूटर्स की मदद से इस सर्वर पर क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। तो इस तरह के अटैक को बोला जाता है DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। Why are the other options wrong? Phishing. This is a trick where a hacker send you a fake email like a fake bank link to steal your information, password. A firewall can't stop you from clicking a link in your email. That requires user awareness or email filter। फिशिंग क्या है? इसमें हैकर आपको नकली ईमेल भेजकर पासवर्ड चुराने की कोशिश करता है। अगर आप खुद ईमेल का लिंक खोल देते हैं तो फायरवॉल आपको नहीं रोक सकता, सिंपल। डंपस्टर डाइविंग, दिस इज अ फिजिकल अटैक वेयर अ थीप exactly digs through your trash can to find papers with password or company secrets। A digital firewall can't guard a physical dustbin। डंपस्टर डाइविंग, इसका मतलब है कचरे के डिब्बे में से कागजात ढूंढना ताकि कोई पासवर्ड या जरूरी जानकारी मिल सके। एक डिजिटल फायरवॉल आपके असली कचरे के डिब्बे की रखवाली नहीं कर सकता है। Shoulder surfing. This is when someone exactly look over your shoulder while you are typing your ATM pin or password। A firewall cannot block a person looking at your screen। Shoulder surfing इसका मतलब है कि जब आप ATM या कंप्यूटर पासवर्ड डाल रहे हो और कोई आपके कंधे के पीछे से छिपकर देख ले, फायरवॉल किसी इंसान की आंखों को नहीं रोक सकता है। तो ये सारे ऑप्शन इसलिए गलत है। हमारा एक ही ऑप्शन सही है, डिनाइल ऑफ सर्विस, DOS। Next question. Which is required for video conferencing and streaming, live chat and web-based courses? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्ट्रीमिंग, लाइव चैट और वेब आधारित पाठ्यक्रमों के लिए क्या आवश्यक है?
तो इसके लिए क्या आवश्यक है? ऑनलाइन डेवलपमेंट आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। In the context of human resource HR training, employee learning and education, online development, also known as e-learning or electronic development, refers to using internet-based technology to improve skills and knowledge। यहाँ ऑनलाइन डेवलपमेंट, ऑनलाइन विकास का क्या मतलब है? मानव संसाधन, एचआर, ट्रेनिंग और शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन डेवलपमेंट, जिसे हम ई लर्निंग या डिजिटल लर्निंग भी कहते हैं, का मतलब है इंटरनेट और कंप्यूटर तकनीकों का उपयोग करके कर्मचारियों या छात्रों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना। तो इसको बोलते हैं ऑनलाइन डेवलपमेंट। Why this option is correct? The tools match video conferencing like Zoom, Teams, live streaming, real-time chat, and web-based courses are the foundational technology required to deliver and manage online development. Without internet-based setup, you can't run these digital training method। साधनों का मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव चैट और वेब आधारित कोर्स, ये सभी इंटरनेट पर आधारित डिजिटल टूल्स हैं। इन सब का उपयोग करके ही हम ऑनलाइन विकास या डिजिटल ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं। बाकी के ऑप्शन क्यों गलत है वो भी देख लेते हैं एक बार। कोचिंग, while coaching can use online tools, traditional coaching is traditionally done one on one or in person। It is method of guidance, not a technical framework that fundamentally requires video streaming or web course। कोचिंग मार्गदर्शन करने का एक तरीका है जो आमने सामने बैठकर भी हो सकता है। इसके लिए अनिवार्य रूप से वीडियो स्ट्रीमिंग या लाइव चैट सॉफ्टवेयर की जरूरत हो ऐसा जरूरी नहीं है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षण संगठन, दिस इज अ ब्रॉड corporate concept। It refer to a company that encourage its employee to continuously learn and adapt। An organization can be learning organization, usually physical books, offline workshops or classroom sessions। It does not strictly require a live wave streaming। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षण संगठन, यह एक कंपनी की संस्कृति, वर्क कल्चर को दर्शाता है जहां कर्मचारियों को लगातार कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। एक संगठन बिना इंटरनेट के सिर्फ किताबों और ऑफलाइन वर्कशॉप के जरिए भी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। असिस्टेंट टू पोजीशन, असिस्टेंट से पोजीशन, दिस इज अ जॉब डिजाइन or promotional setup where an employee works as an assistant to a senior executive to learn the ropes of higher position। It is entirely a workplace structural concept, not a digital tool। तो इन सभी से क्या कंक्लूजन निकला? हमारे पास ओवरऑल एक ही ऑप्शन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड स्ट्रीमिंग, लाइव चैट और वेब बेस्ड कोर्सेज के लिए ऑनलाइन डेवलपमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। बी ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल बिकॉज इट रिफर्स टू द डिजिटल मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक कंप्यूटर, टैबलेट एंड स्मार्टफोन ओवर अ नेटवर्क और द इंटरनेट। डिजिटल माध्यम, ई का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक है। पुराने जमाने में जब हम कागज पर चिट्ठी लिखकर डाक से भेजते थे तो उसे मेल कहा जाता था। अब जब हम वही संदेश इंटरनेट और कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए डिजिटल रूप से भेजते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी? इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बिकॉज इट इज अ कोर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट। टीसीपी/आईपी एक मॉडल है, उस मॉडल का टीसीपी एक मैन प्रोटोकॉल है। द establishes a reliable connection oriented link between computer to ensure data packet are delivered accurately and in the correct order without any loss। तो सिंपल ये डेटा की गारंटी देता है कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह 100% डिलीवर हो। सुरक्षित डेटा ट्रांसफर, इंटरनेट पर जब हम कोई बड़ा डेटा जैसे कोई इमेज, वीडियो फाइल भेजते हैं तो यह प्रोटोकॉल उस डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों, पैकेट्स में बांट देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सामने वाले कंप्यूटर तक सारा डेटा बिना किसी गलती या नुकसान के बिल्कुल सही क्रम में पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क? किसी नेटवर्क में किस ट्रांसमिशन मीडिया की ट्रांसमिशन स्पीड सबसे ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? फाइबर ऑप्टिक केबल की। इसे शॉर्ट में ओएफसी केबल भी बोलते हैं, ऑप्टिकल
फाइबर केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल. Optical fiber cable because it use light pulse to transmit data through thin strands of glass or plastic, allowing it to carry immense amount of the data over long distance at nearly the speed of light with the minimal signal loss. Why is C option, optical fiber, the correct answer? Speed of light transmission. Inside an optical fiber cable, data does not travel as electrical signals. Instead, it travels as pulse of light. Since light is the fastest moving thing in the universe, this cable provides the highest internet speed and the largest data capacity bandwidth compared to all other medium over huge distance. ये लंबी दूरी तक अच्छे से डेटा को भेज सकती है. प्रकाश की गति से डेटा ट्रांसफर. ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर डेटा बिजली के सिग्नलों के रूप में नहीं बल्कि लाइट प्रकाश की किरणों के रूप में चलता है. क्योंकि ब्रह्मांड में प्रकाश की गति सबसे तेज होती है, इसीलिए यह केवल अन्य सभी माध्यमों की तुलना में सबसे ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट और सबसे अधिक बैंडविड्थ प्रदान करती है. बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? कोएक्सियल केबल. This is a copper-based cable traditionally used for television, cable network or set-top box. Its speed and data carrying capacity are heavily limited and much lower than optical fiber cable. यह ताबे कॉपर से बनी केबल होती है जिसका इस्तेमाल हम टीवी सेटअप बॉक्स या पुराने केबल नेटवर्क में करते हैं. इसकी स्पीड, डेटा ले जाने की क्षमता ऑप्टिकल फाइबर के मुकाबले बहुत कम होती है. ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है? दिस इज योर standard local area network LAN or Ethernet cable made of twisted copper wire. While excellent for local office connection, its speed drops significantly over long distance, making it slower than fiber. यह आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली लोकल नेटवर्क LAN या इथरनेट केबल है जिसमें तावे के तार आपस में लिपटे होते हैं. हालांकि यह लोकल ऑफिस नेटवर्क के लिए अक्षीय पर इसकी स्पीड और दूरी एक सीमा होती है जो फाइबर केबल से पीछे है. मतलब जो लोकल एरिया नेटवर्क की केबल होती है जिसको हम इथरनेट या ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं, वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो बेटर है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें सिग्नल लॉस होने लगते हैं. इलेक्ट्रिकल केबल. This is a cable is run exactly to carry electrical power supply to light up home or run appliances. It is not designed or used for transferring high speed digital data in a computer network. इस केबल का इस्तेमाल तो कंप्यूटर नेटवर्क में करते ही नहीं है. यह केबल मुख्य रूप से घरों या उपकरणों में बिजली पावर सप्लाई पहुंचाने के लिए बनाई जाती है, ना कि कंप्यूटर नेटवर्क में हाई स्पीड डिजिटल डेटा ट्रांसफर करने के लिए. अब आप इसमें देखेंगे इमेजेस में, ये जो केबल है ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल है और ये आपकी कोएक्सियल केबल है. इसमें नंबर ऑफ पेयर टोटल 4 पेयर होते हैं. 1 2 3 4 टोटल 8 वायर्स होते हैं और 4 जोड़े होते हैं. ये ट्विस्टेड पेयर केबल है. यहाँ पर तारों को ट्विस्ट कर दिया गया है. इसके ऊपर एक फाइल लगी है और ब्रेडेड और फॉइल सील्ड ऊपर भी एक सील्ड लगी हुई है. एक आउटर जैकेट हो गई है. सेम यहाँ पर कॉपर कोर है, इंसुलेटिंग मटेरियल लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रेडेड आउटर जैकेट है और प्रोटेक्टिंग प्लास्टिक कवर. इस ग्लास के थ्रू यहाँ से लाइट निकलती है. ये फाइबर कोर हो गई है. एक इसके ऊपर क्लैडिंग होती है और लास्ट जो ऊपर की जैकेट होती है इसे प्लास्टिक कोटिंग या आउटर जैकेट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ इंटरनेट ओवर देन इंटरनेट? इंटरनेट की तुलना में इंटरनेट का मुख्य लाभ क्या है? तो इंटरनेट और इंटरनेट में क्या फर्क है? इंटरनेट पब्लिक होता है और इंटरनेट प्राइवेट होता है. फर्स्टली, जो चीज प्राइवेट होती है वो ज्यादा सिक्योर होती है देन पब्लिक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी. एक्सप्लेनेशन. सिक्योर्ड, सुरक्षित, बिकॉज एन इंटरनेट इज अ प्राइवेट restricted network accessible only to an organization's authorized staff, keeping internal data protect from external public threat and the hackers. Why C option is correct? क्योंकि private and control exist while the internet is public network open to everyone. जो इंटरनेट है वो open to everyone है in the world. And intranet is a closed private network used inside a specific organizations because it is surrounded by strict firewall and security protocol. It prevents unauthorized outsiders from
एक्सेसिंग सेंसिटिव कंपनी डेटा, मेकिंग इट हाईली सिक्योर। निजी और नियंत्रित एक्सेस होने की वजह से इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है जिसे दुनिया का कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है, जबकि इंट्रानेट एक बंद और निजी नेटवर्क होता है जिसे केवल एक खास संस्था या कंपनी के अंदर के ही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहरी लोग और हैकर्स के लिए इसमें घुसना नामुमकिन है, इसलिए यह बेहद सुरक्षित माना जाता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो इंट्रानेट है वो प्राइवेट होने की वजह से हर कोई उस नेटवर्क में एंट्री नहीं कर सकता है, और जबकि इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है उसमें हर कोई आ जा सकता है, इसीलिए वो कम सेफ है। तो इंट्रानेट अधिक सेफ है कंपेयर टू इंटरनेट। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? मल्टी यूजर, बहु उपयोगकर्ता। बोथ द इंटरनेट एंड इंटरनेट सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। इंटरनेट और इंटरनेट दोनों ही एक समय पर कई सारे यूजर्स द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दिस इज अ कॉमन फीचर शेयर्ड बाय बोथ नेटवर्क, नॉट अ स्पेसिफिक एडवांटेज दैट एन इंटरनेट होल्ड ओवर देन इंटरनेट। यह दोनों की एक जैसी विशेषता है, ना कि इंटरनेट की तुलना में इंटरनेट का कोई अलग से लाभ है। मतलब दोनों ही, चाहे वो इंटरनेट हो चाहे इंटरनेट, दोनों ही मल्टी यूजर को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये दोनों में कॉमन हो गया। पब्लिक नेटवर्क, सार्वजनिक नेटवर्क, दिस इज द फैक्चुअली इनकरेक्ट। द इंटरनेट इज पब्लिक नेटवर्क है, वेयर एज इंटरनेट स्ट्रिक्टली प्राइवेट नेटवर्क। तो जो इंटरनेट है वो आपका कैसा नेटवर्क? प्राइवेट। यह तथ्य गलत है। इंटरनेट एक पब्लिक या सार्वजनिक नेटवर्क होता है, जबकि इंटरनेट पूरी तरह से एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, असीमित जानकारी। Internet is the network that hold unlimited global information, and internet only hold limited specific information belonging to that particular company or organization. असीमित और अगाध जानकारी इंटरनेट पर मौजूद होती है, ना कि इंटरनेट पर। इंटरनेट पर केवल उस कंपनी या ऑफिस से जुड़े हुए सीमित और जरूरी डेटा को ही स्टोर किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है वो ज्यादा अधिक सिक्योर है कंपेयर टू इंटरनेट। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था यहाँ पर? What is the main advantage of the internet over internet? इसका आंसर क्या है? Secured. Move on next question. Question number 7. What is the full form of triple W? WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेव। वर्ल्ड वाइड वेव, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। वर्ल्ड वाइड वेव because it refers to the global system of interconnected websites, document and multimedia resources that you access via the internet using a web browser. YD option is correct. Global network of information invented by Tim Berners-Lee in 1989. The World Wide Web is a vast collection of public pages linked together across the entire world. It acts like a giant wave where any user with an internet connection can jump from one document or website to another using हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की मदद से आप एक जगह से दूसरी जगह पर जंप कर सकते हैं। सूचना और वैश्विक नेटवर्क साल 1989 में टिम बर्नर्स ली द्वारा आविष्कार किया गया। वर्ल्ड वाइड वेब पूरी दुनिया में आपस में जुड़े वेब पेज का एक विशाल संग्रह है। यह एक मकड़ी के जाल वेब की तरह काम करता है, जहां इंटरनेट कनेक्शन की मदद से कोई भी यूजर हाइपरलिंक पर क्लिक करके एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर आसानी से जा सकता है। तो सिंपल, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए किस प्रकार की डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी डिवाइस का उपयोग करेंगे? इसके लिए हम यूज करते हैं मॉडेम का, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मॉडेम, because the word modem is a combination of modulator and demodulator, ये modem का full form है। Acting as a translator between the digital signal of a computer and the analog signal used over telephone line और cables। तो इसका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि टेलीफोन लाइन के ऊपर कौन सी डिवाइस काम करती है? तो टेलीफोन लाइन के ऊपर मॉडेम का यूज करते हैं। वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। Signal translation. Computer understand only digital signal 0 and 1s, while traditional communication lines like telephone wires transmit analog waves. A modem converts digital data into analog waves modulation to send it out and convert incoming analog waves back into digital data demodulation so your computer can understand it. सिग्नलों का अनुवाद, कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नलों
जीरो और वन को समझता है, जबकि पारंपरिक संचार लाइनें जैसे टेलीफोन के तार एनालॉग तारों को ले जाती है। मॉडेम कंप्यूटर के डिजिटल डेटा को एनालॉग तरंगों में बदलता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है, ताकि उसे भेजा जा सके, और बाहर से आने वाले एनालॉग तरंगों को वापस डिजिटल में बदलता है, जिसको डीमॉड्यूलेशन, ताकि कंप्यूटर उसे पढ़ सके। तो कंप्यूटर हमारा डिजिटल डेटा को समझता है, लेकिन जब डेटा बाहर कंप्यूटर से ट्रेवल करता है तो उसे एनालॉग में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो जो प्रोसेस होती है वो मॉड्यूलेशन कहलाती है, और वापस से डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। तो ये काम कौन करती है? मॉडेम करती है। बाकी के ऑप्शन गलत क्यों है? हब, a hub is a basic networking device that used to connect multiple computers together in a local area network LAN. It simply broadcasts incoming data packets to all its ports without changing or modulating the signal. ये एनालॉग को डिजिटल में या डिजिटल को एनालॉग में बदलने का कोई भी काम नहीं करता है, मतलब मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का कोई भी काम नहीं करता है, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो गया। हब एक बुनियादी नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग एक लोकल एरिया नेटवर्क लैन में कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। यह सिग्नलों को बदले या मॉड्यूलेट किए बिना आने वाले डेटा को सभी कंप्यूटर तक भेज देता है। ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का काम नहीं करता है। अगला ऑप्शन क्या है इसमें? ब्रिज। A bridge is a network device that connect two different local area networks LANs और segment। ब्रिज के लिए एक कीवर्ड याद रखना, सेगमेंट। जब भी दो सेगमेंट को जोड़ने की बात आएगी वहां पर ब्रिज आएगा हमेशा। टुगेदर टू फिल्टर ट्रैफिक, इट ऑपरेट एंटायरली ऑन अ डिजिटल सिग्नल एट द डेटा लिंक लेयर और डज नॉट परफॉर्म एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। तो ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन को परफॉर्म नहीं करता है। ब्रिज एक नेटवर्क डिवाइस है जो दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क या लैन नेटवर्क के हिस्सों को आपस में जोड़ता है ताकि ट्रैफिक को फिल्टर किया जा सके। यह पूरी तरह से डिजिटल सिग्नलों पर काम करता है और कोई एनालॉग टू डिजिटल बदलाव नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। स्विच। A switch is an intelligent networking device that connects devices on a computer network and uses packet switching to forward data only to the specific destination device. It works purely with digital data and has nothing to do with modulation. स्विच एक समझदार नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर मौजूद उपकरणों को आपस में जोड़ता है और डेटा को केवल उसी डिवाइस तक भेजता है जिसके लिए बना है। यह पूरी तरह से डिजिटल डेटा पर काम करता है और इसका मॉड्यूलेशन से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर ये मॉडेम है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज और गेटवे, ये सभी नेटवर्किंग डिवाइस हैं। Which cable transmit messages in the form of the light waves? निम्नलिखित में से कौन सा केबल लाइट वेव्स के रूप में मैसेज को प्रसारित करता है? तो ऐसा करने वाला कौन है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। यही सिग्नल को लाइट वेव्स के फॉर्मेट में सेंड करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। ऑप्टिकल फाइबर केबल, बिकॉज इट कंटेन्स कोर स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास और हाई क्वालिटी प्लास्टिक that guides digital information perfectly over long distance using the light signal instead of electric current. Why D option is correct. Data transmission via light. An optical fiber cable use the principle of total internal refraction TIR. इसका मतलब क्या? सिंपल, ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ग्लास है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, मान लीजिए यहां से मैंने कोई लाइट भेजी तो ये यहां से टकराएगी, फिर ये यहां से रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाएगी, फिर ये इसी के अंदर, तो ये ऐसे करके टोटल इसका इंटरनल क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। टू ट्रांसमिट डेटा इनसाइड दिस केबल, डेटा इज ट्रांसफॉर्म इनटू पल्स और लाइट वेव्स जनरेटेड बाय लेजर और एलईडी which travels at the huge speed through the glass core without catching any electrical interference. प्रकाश के रूप में डेटा का प्रसारण। ऑप्टिकल फाइबर केबल डिजिटल डेटा भेजने के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। इस केबल के अंदर डेटा को लेजर या एलईडी द्वारा लाइट वेव्स प्रकाश की तरंगों में बदल दिया जाता है जो शीशे ग्लास के कोर से होकर बेहद तेज गति से बिना किसी रुकावट के सफर करती है। वाई द अदर ऑप्शंस रॉन्ग? एसटीपी केबल, ये देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं।
STP cable. STP stand for shielded twisted pair. It use standard copper wire wrapped in a protective foil, sealed to transmit data using electrical signals, not a light waves. STP का फुल फॉर्म सील्ड ट्विस्टेड पेयर होता है। यह तांबे के तारों का इस्तेमाल करती है जो एक सुरक्षात्मक पन्नी फाइल से लिपटे होते हैं। यह डेटा को बिजली के सिग्नलों के रूप में भेजती है, प्रकाश के रूप में नहीं। मतलब इसमें जो डेटा ट्रेवल करता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्मेट में डेटा ट्रेवल करता है, ना कि लाइट वेव्स के फॉर्मेट में। UTP cable. UTP stand for unshielded twisted pair. This is the common Ethernet cable used in router and local computer network like STP. It also relies purely on copper conductors to send data via electrical current. UTP का फुल फॉर्म अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है। यह हमारे घरों और ऑफिसों के लोकल कंप्यूटर नेटवर्क लैन में इस्तेमाल होने वाली आम इथरनेट केबल है। इसमें भी तांबे के तारों के जरिए डेटा केवल इलेक्ट्रिक करंट विद्युत तरंगों के रूप में बहता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। कोएक्सियल केबल. दिस इज अ थिक कॉपर कोर cable surrounded by insulation and a braided metal shield, commonly used for a cable television network. It completely relies on a electrical high frequency signals to carry audio and video information. ये एक मोटी तांबे की केबल होती है जिसके चारों ओर इंसुलेशन और धातु की जाली लगी होती है, जिसका इस्तेमाल टीवी के सेटअप बॉक्स कनेक्शन में होता है। यह जानकारी को ले जाने के लिए पूरी तरह से हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नलों पर निर्भर होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल दो तरह की होती है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक यूटीपी एक एसटीपी। ये ट्विस्टेड पेयर का टाइप है, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा सील्ड नहीं लगी है, जबकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फॉइल लगी हुई है, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया है एसटीपी, सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। बाकी यहाँ पर ये कोएक्सियल केबल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉपर वायर लगी हुई है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, और ये फाइबर ऑप्टिक केबल है। सबसे तेज इनमें फाइबर ऑप्टिक केबल ही काम करती है। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट अलोंग विद द डेटा लिंक लेयर? कौन सा डिवाइस डेटा लिंक लेयर के साथ कई नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ता है? कौन जोड़ेगा यहाँ पर? मैंने आपको एक वर्ड बोला था, जब भी मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट सेगमेंट शब्द आ जाए तो सेगमेंट के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे? ब्रिज का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रिज, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? ब्रिज because a bridge especially operate at layer 2 data link layer OSI model की of the OSI model to connect different network segment, inspect incoming traffic and filter packet based on the physical MAC address। मतलब ये जो आने वाले पैकेट्स हैं और जाने वाले पैकेट्स हैं उनको क्या करता है? फिल्टर आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। लेयर 2 segment connection, a bridge act as an intelligent connector that join separate physical segments of the same local area network because it works strictly at the data link layer. It read the hardware MAC address of incoming data frames to decide whether to the pass data across to the other segment, helping to reduce unnecessary network traffic। इसका कहने का मतलब क्या है? लेयर 2 पर सेगमेंट को जोड़ना। एक ब्रिज एक समझदार कनेक्टर की तरह काम करता है जो कि एक लोकल नेटवर्क के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ता है, क्योंकि यह पूरी तरह से डेटा लिंक लेयर पर काम करता है और आने वाले डेटा फ्रेम को भौतिक उनके मैक एड्रेस की जांच करता है, मैक एड्रेस को पढ़ता है और तय करता है कि डेटा को दूसरे हिस्से में भेजना है या नहीं, जिससे नेटवर्क का फालतू ट्रैफिक कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है? तो आप यहां पर देखेंगे, एक नेटवर्क ये है लैन 1, एक नेटवर्क ये है लैन 2। अब मान लीजिए इस कंप्यूटर को अगर इस कंप्यूटर से बात करनी है तो ये जब कोई डेटा भेजेगा तो ये चेक करेगा, ये बीच में बैठा ब्रिज, कि ये जो डेटा आ रहा है क्या ये इस नेटवर्क में किसी कंप्यूटर का है, तो मैक एड्रेस चेक करके ये इस डेटा को यहां से जाने देगा और इस कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। सेम इसके अपोजिट, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस कंप्यूटर को कोई कम्युनिकेशन करना है इस कंप्यूटर से, इस वाले कंप्यूटर से, तो जब ये कोई पैकेट या डेटा भेजेगा तो क्या ये डेटा इधर आना चाहिए?
तो ये वृत्त चेक करेगा कि जो मैक एड्रेस है वो किस नेटवर्क का है, इस वाले नेटवर्क का या इस वाले नेटवर्क का। तो जब इसको मिलेगा ये, तो ये इस वाले डेटा को इधर आने से रोक देगा, तो ये डेटा सिर्फ किधर जाएगा, इस कंप्यूटर के पास ही जाएगा। तो यहाँ पर ब्रिज क्या करता है, फिल्टरिंग का काम करता है कि अननेसेसरी ट्रैफिक बेवजह एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे ना जाए। हब, a hub operate at layer 1 physical layer of the OSI model. It is a non-intelligence device that cannot read MAC address. इसके पास कोई MAC address की डिटेल्स नहीं होती है और लेयर, and it simply blindly broadcast incoming data to all connected device. हब OSI मॉडल की लेयर 1 यानी फिजिकल लेयर पर काम करता है। यह एक बिना दिमाग वाला नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस है जो मैक एड्रेस को पढ़ नहीं सकता और आने वाले डेटा को बिना सोचे समझे सभी कंप्यूटर पर भेज देता है। तो सिंपल, उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होंगे उन सभी को ये डेटा को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, और जिसका भी डेटा होगा वो अपने पास रख लेगा। राउटर, a router operate at layer 3 network layer of the OSI model. It connects entirely different network, like connecting your home network to the internet, and routes the packet using logical IP address, not the physical address. राउटर OSI मॉडल की लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर पर काम करता है। यह दो अलग अलग नेटवर्क जैसे आपके घर के नेटवर्क और इंटरनेट को आपस में जोड़ता है और लॉजिकल आईपी एड्रेस के आधार पर डेटा का रास्ता तय करता है, ना कि डेटा लिंक लेयर पर। तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया है, यहाँ पर गलत हो गया। स्विच, while a switch also operate at the data link layer, it is technically defined as a multi-port bridge that connects individual device endpoints to create a network rather than just a connecting network segment. Given standard textbooks networking device, a bridge is explicitly defined as the device that connect different LAN segment. हालांकि स्विच भी डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, लेकिन इसे तकनीकी रूप से मल्टीपोर्ट ब्रिज कहा जाता है, जो मुख्य रूप से अलग अलग कंप्यूटरों या उपकरणों को आपस में जोड़ता है। जब परीक्षा में विशेष रूप से नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ने की बात आती है, तो मानक परीक्षा के अनुसार ब्रिज ही सबसे सटीक उत्तर माना जाता है। मतलब जब भी सेगमेंट के लिए बोला जाएगा, तो सेगमेंट जहां पर भी आएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा। ओके। Which data communication system span states countries on the entire world? कौन सी डेटा संचार प्रणाली राज्यों, देशों और संपूर्ण विश्व तक फैली हुई है? तो इसके लिए क्या आ जाएगा, बी, वाइड एरिया नेटवर्क। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। WAN because it stands for wide area network, which is the telecommunication network designed to extend over the vast geographical distance, interconnecting smaller network like LAN local area globally. By B option is correct. Global coverage network, a wide area network, overcomes all geographical boundaries. It uses satellites, fiber optic, undersea cables, and long distance telephone lines to connect computers and local network across different cities, states, and countries, even continent. The most prominent and biggest example of a WAN is the internet itself. वैश्विक स्तर पर नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क WAN भौगोलिक सीमाओं का मोहताज नहीं होता है। यह सैटेलाइट, समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल और लंबी दूरी की टेलीफोन लाइनों का इस्तेमाल करके अलग अलग शहरों, राज्यों और महाद्वीपों या देशों के कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। WAN का सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण खुद इंटरनेट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंटरनेट है। और इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, WAN का। हमारे क्वेश्चन का आंसर है WAN। आगे क्या लिखा हुआ है, LAN. LAN stand for local area network. It is restricted to very small physical areas such as single room, a home, an office building or a school campus. LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यह बहुत ही सीमित और छोटे दायरों में काम करता है, जैसे कि आपका घर, एक ऑफिस बिल्डिंग, कोई स्कूल या कॉलेज का कैंपस। मैन, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. इट कवरेज साइज इज द लार्जर देन LAN but smaller than WAN, typically spanning an entire city or town like a local TV network. तो ये मैन सिंपल एक शहर या दो शहरों के बीच का नेटवर्क हो सकता है। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। इसका दायरा LAN से बड़ा लेकिन WAN से छोटा होता है। ये आमतौर पर एक पूरे शहर या कस्बे तक फैला होता है, जैसे कि किसी शहर का लोकल केबल टीवी नेटवर्क। पैन, पर्सनल
area network. It is centered around a single person with a very short range to about 10 meters, such as connecting your smartphone to a wireless smartwatch और ब्लूटूथ हेडफोन्स। पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है या सिर्फ एक इंसान के आसपास लगभग 10 मीटर के बैद छोटे दायरे में काम करता है, जैसे ब्लूटूथ के जरिए आपके मोबाइल से वायरलेस हेडफोन या स्मार्ट वॉच को जोड़ना। अगर आप इनमें देखेंगे जो ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? लोकल एरिया नेटवर्क को। अब ये जो सिटी है, ये सिटी डिनोट कर रही है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को, और जो ये सब मिलके क्या बनाएंगे? वैन वाइड एरिया नेटवर्क बनाएंगे। तो सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, जो आपकी डिवाइसेस हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर, ये सब आपस में जुड़ते हैं। तो एक 10 मीटर की रेंज तक जो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं, वो सारी पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच सर्वर लोड रिड्यूस बाय द प्रॉक्सी सर्वर? प्रॉक्सी सर्वर किस सर्वर का लोड कम करता है? तो प्रॉक्सी सर्वर आपके प्राइमरी सर्वर का लोड कम करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राइमरी सर्वर बिकॉज अ प्रॉक्सी सर्वर सिट्स बिटवीन द यूजर एंड द मैन वेबसाइट सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर बीच में बैठता है किसके? यूजर और मैन वेबसाइट सर्वर के। द प्राइमरी सर्वर कैशिंग वेब पेजेस and handling incoming requests so that the main server does not get overload. Why D option is correct. Web caching and traffic offloading. When thousands of users try to open the same website, the main server, primary server, can crash due to heavy load. A proxy server store a local copy cache of the website data. When a user requests that page, the proxy handles it directly from its own memory, saving the primary server from the processing the same request repeatedly and heavily reducing its workload. वेब कैशिंग और ट्रैफिक का बोझ घटाना। जब हजारों लोग एक साथ किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो मुख्य सर्वर, प्राइमरी सर्वर, भारी लोड के कारण क्रैश हो सकता है। ऐसे में प्रॉक्सी सर्वर उस वेबसाइट के डेटा की एक कॉपी अपने पास संभालकर कैश रख लेता है। जब भी कोई नया यूजर उस पेज को मांगता है तो प्रॉक्सी सर्वर उसे अपने पास से ही लोड कर देता है। इससे प्राइमरी सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंचती ही नहीं है, जिससे उसका वर्कलोड बहुत कम हो जाता है। तो आप यहां पर देखेंगे इमेज के थ्रू, अब बीच में ये प्रॉक्सी सर्वर बैठा हुआ है। अब ये क्लाइंट कोई वेबसाइट की डिमांड कर रहा है तो ये डायरेक्टली इससे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ये किसके पास जाएगा? इस प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगा। तो अगर जो वेबसाइट इसको चाहिए वो इस प्रॉक्सी सर्वर के पास ही, तो वो रिक्वेस्ट यहीं से रिटर्न हो जाएगी। मतलब यूजर प्रॉक्सी तक जाएगा और प्रॉक्सी इसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देगा अगर वो इंफॉर्मेशन प्रॉक्सी के पास है। तो इससे क्या होगा? जो इधर वाला सर्वर बैठा हुआ है प्राइमरी सर्वर, उसका लोड कम हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन क्यों गलत है वो देखते हैं। प्रॉक्सी सर्वर, a proxy server is the tool being used to reduce the load. It does not reduce its own internal load by existing. प्रॉक्सी सर्वर खुद वह जरिया या साधन है जिसका इस्तेमाल लोड कम करने के लिए किया जा रहा है, वह खुद का लोड कम नहीं करता है। प्रॉक्सी सर्वर प्राइमरी सर्वर का लोड कम करता है, ना कि खुद का। नोड सर्वर, a node server generally refers to a backend server running runtime environment like Node.js to execute application code. While it can benefit from a proxy, it is a specific development framework term rather than the standard architectural level for the targeted main server. नोड सर्वर आमतौर पर एप्लीकेशन चलाने वाले बैकएंड एनवायरनमेंट जैसे Node.js को दर्शाता है। यह एक विशिष्ट डेवलपमेंट टर्म है, ना कि नेटवर्क आर्किटेक्चर में मुख्य सर्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। डोमेन सर्वर, अब डोमेन सर्वर क्या होता है? डोमेन सर्वर, a domain server or DNS server is strictly responsible for translating website name like www.google.com into IP address. डोमेन नेम सर्वर एक वेबसाइट को उसके आईपी एड्रेस के साथ में क्या करता है? मैप। A proxy server handle web page content request not name to IP address translation. डोमेन सर्वर या डीएनएस सर्वर का काम सिर्फ वेबसाइट के नाम जैसे www.google.com को उनके आईपी एड्रेस में बदलना होता है। प्रॉक्सी सर्वर वेब पेज के कंटेंट लोड का बोझ संभालता है, नाम बदलने की नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द डिफॉल्ट नेटवर्क मास्क फॉर क्लास ए? क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है? तो क्लास ए में एक नेटवर्क होता है और 3 होस्ट होते हैं, तो जितना नेटवर्क उतना 255। तो यहाँ पर एक नेटवर्क है, एक 255 होगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? 00 हो जाएंगे। तो क्लास ए का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए 1, तो 1 का मतलब 1255। क्लास बी पूछेगा तो बी में 2 नेटवर्क होते हैं
और 2 होस्ट होते हैं, तो इसका मतलब 2552 होंगे यहाँ पर, और बाकी ये क्या हो जाएंगे 00। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। अगर सी पूछेगा, सी का मतलब होता है 3, तो यहाँ पर 3 नेटवर्क होंगे और एक होस्ट होगा, तो 255.255.255 और एक 0। तो ये सबनेट मास्क होंगे डिफॉल्ट क्लास ए का, क्लास बी का, क्लास सी का। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच इज द डिफॉल्ट नेटवर्क मास्क फॉर क्लास ए, तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 255.0.0 because a class A network allocates its very first octet 8 bit fully for the network ID। तो क्लास A की जो फर्स्ट 8 बिट होती है वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करती है, बाकी की 24 बिट्स ये होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो 8 बिट नेटवर्क को, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, टोटल कितनी होगी 32 बिट होगी। तो ओनली क्लास ए में स्टार्टिंग की लेफ्ट साइड से फ्रॉम 8 बिट ये नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करती हैं, बाकी की 24 8 बिट होस्ट आईडी को। तो लिविंग द रिमेनिंग 3 ऑक्टेट एंटायरली फॉर द होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है उसको हम 255 कर देते हैं, जो भी नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है 5 उसको 255 कर देते हैं, बाकी 000 कर देते हैं। वाई इज ए, ये सही क्यों है? नेटवर्क वर्सेस होस्ट डिवीजन। A subnet mask used 255 to represent network bits and 0 to represent host bit. In a class A IP architecture, only the first block is reserved for the network ID, which means its default structure mapped directly to 255.0.0. This design holds massive network, allowing a single class A network to host millions of individual devices. नेटवर्क और होस्ट का विभाजन। सबनेट मास्क 255 का मतलब है नेटवर्क का हिस्सा होता है और 0 का मतलब है होस्ट कंप्यूटर या डिवाइस का हिस्सा होता है। क्लास ए आईपी एड्रेस में केवल पहला ब्लॉक नेटवर्क के लिए आरक्षित होता है, इसलिए इसका डिफॉल्ट मास्क 255.0.0 बनता है। यह डिजाइन बहुत बड़े नेटवर्क के लिए होता है ताकि एक ही नेटवर्क में करोड़ों डिवाइस जोड़े जा सके। तो यहाँ पर इससे मतलब क्या है, जो नेटवर्क मैंने बताया क्लास ए में एक नेटवर्क होता है, बाकी 3 होस्ट होते हैं। तो यहाँ पर अगर नेटवर्क इसको सारी बिट अगर मैं वन कर दूं, जितनी भी बिट्स 8 बिट है, अगर मैं सभी 8 बिट को वन कर दूं, 1 1 1 1 8 टाइम वन हो गया, तो इन जब बिट्स को आप देखोगे तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 255। मतलब आप इसको इनकी प्लेस वैल्यू जब निकालोगे, मैं आपको प्लेस वैल्यू भी निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 8 16 32 64 और 128। जब आप इन सब नंबर्स को ऐड कर लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 255, और बाकी होस्ट को सिंपल हम 000 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वजह से क्लास ए का सबनेट मास्क क्या बन जाता है 255.0.0.0। बाकी ऑप्शन गलत क्यों है? ये क्लास बी का है, इसमें 255 है, तो क्लास बी में 2 नेटवर्क होते हैं और बाकी 2 होस्ट होते हैं। तो पहला 255, फिर दूसरा 255, बाकी 00। दिस इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास बी नेटवर्क। इट रिजर्व द फर्स्ट 2 ऑक्टेट। इसमें 2 स्टार्ट के ऑक्टेट रिजर्व होते हैं, किसके लिए? नेटवर्क के लिए, एंड लास्ट 2 ऑक्टेट फॉर द होस्ट, मेकिंग इट सुटेबल फॉर मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन। यह क्लास बी नेटवर्क का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। इसमें पहले 2 ब्लॉक नेटवर्क के लिए और आखिरी के 2 ब्लॉक होस्ट के लिए होते हैं, जो मध्यम आकार के नेटवर्कों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद क्लास सी, इसमें देखोगे तो क्लास सी यहाँ पर 3 नेटवर्क पार्ट होते हैं और एक होस्ट पार्ट होता है। तो 3 नेटवर्क, जितने नेटवर्क पार्ट उतने 255। तो यहाँ पर 255 255 और 255 और 0। तो ये क्लास सी को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास सी नेटवर्क। इट रिजर्व 3 ऑक्टेट। इसमें 3 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं नेटवर्क आईडी के लिए, एंड जस्ट 1 ऑक्टेट फॉर द होस्ट आईडी, which is widely used in the small local area networks like home routers। यह क्लास सी नेटवर्क का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। इसमें पहले 3 ब्लॉक नेटवर्क के लिए होते हैं और सिर्फ आखिरी का ब्लॉक होस्ट के लिए रिजर्व होता है, जिसका इस्तेमाल हमारे घरों या छोटे ऑफिस के लोकल नेटवर्क में होता है। ऑप्शन डी 255 255 255 255। This is a limited broadcast address subnet mask or a host mask. It signifies a single specific IP endpoint rather than
एन एंटायर क्लास और नेटवर्क। इसका मतलब क्या है, जब आप यहाँ पर देखेंगे, यह एक लिमिटेड ब्रॉडकास्ट मास्क या सिंगल होस्ट मास्क है। यह किसी नेटवर्क क्लास को नहीं दर्शाता, बल्कि नेटवर्क पर मौजूद किसी एक निश्चित डिवाइस या ब्रॉडकास्ट पते की पहचान करता है। इसका मतलब क्या है, आईपी नेटवर्क में एक बहुत खास एड्रेस है, इसे आम सबनेट मास्क की तरह यूज नहीं किया जाता है। 255 क्या है, तो ये एक लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। जब कोई डिवाइस पैकेट को 255 पर भेजा जाता है, तो वो पैकेट उसी लोकल नेटवर्क के सभी डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। राउटर इस पैकेट को दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड नहीं करते हैं। नया डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट होता है, उसे अभी अपना आईपी एड्रेस पता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहां पर क्या था, नया डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट होता है, उसे अभी अपना आईपी एड्रेस नहीं पता है। वो डीएचसीपी सर्वर को ढूंढने के लिए ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज सकते हैं। तो इस प्रोसेस में ये 255 वाला एड्रेस का यूज होता है। तो रियल लाइफ, मान लो कंप्यूटर अभी नेटवर्क में कनेक्ट हुआ है और उसके पास आईपी एड्रेस नहीं है, वो डीएचसीपी रिक्वेस्ट भेज सकता है। सोर्स स्टार्टिंग में क्या करेगा, 000, डेस्टिनेशन क्या कर देगा, 255.255.255। मतलब नेटवर्क में जो भी डीएचसीपी सर्वर है, मुझे आईपी एड्रेस दो। इस तरह से वो कंप्यूटर उसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा डीएचसीपी सर्वर के पास। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन। वैन का फुल फॉर्म क्या है, तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, वाइड एरिया नेटवर्क बिकॉज इट रिफर्स टू लार्ज telecommunication network that connect computers and smaller network across vast geographical areas like cities, state and entire countries. Why A option is correct? Large geographical coverage. The worldwide signifies a broad coverage area, unlike local networks. A wide area network WAN links multiple locations globally using satellite links, fiber optic leased lines, or radio waves. The internet is the largest public WAN in existence today. बड़ा भौगोलिक दायरा, यहाँ वाइड का मतलब एक बड़े और विस्तृत क्षेत्र से है। लोकल नेटवर्क की तुलना में वाइड एरिया नेटवर्क सैटेलाइट लिंक्स, लीज लाइन या रेडियो तरंगों का उपयोग करके दुनिया भर के अलग अलग स्थानों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट आज के समय में मौजूद सबसे बड़ा पब्लिक वैन है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर रियल टाइम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूजिंग टू वे कम्युनिकेशन। दो तरफा संचार का उपयोग करते हुए वास्तविक समय ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या आवश्यक है। तो इसके लिए मुझे रिसीवर और सेंडर, हमें दोनों चाहिए होता है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, तभी टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। एक्सप्लेनेशन में क्या है, रिसीवर एंड सेंडर, रिसीवर और सेंडर बिकॉज टू वे इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन naturally require both sides simultaneously act as a sender to transmit their own audio video and receiver to catch the other side audio video. By option is correct. Bidirectional data flow for a real time live conversation to happen like a Zoom call or Google Meet. Communication cannot be a one-way street. Every participant's device must have a sender mechanism, microphone and camera to capture and send data, and receiver mechanism, speaker and screen to receive and display data to maintain a continuous two-way loop. तो ये तभी पॉसिबल है जब एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। दो तरफा डेटा प्रवाह, वास्तविक समय रियल टाइम में लाइव बातचीत करने के लिए जैसे जूम या गूगल मीट कॉल संचार कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता है। मीटिंग में शामिल प्रत्येक डिवाइस के पास एक सेंडर माध्यम माइक और कैमरा डेटा भेजने के लिए और एक रिसीवर माध्यम स्पीकर और स्क्रीन डेटा पाने के लिए होना अनिवार्य है, ताकि दो तरफा बातचीत लगातार चलती रहे। तो टू वे कम्युनिकेशन के लिए रिसीवर और सेंडर का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी पेयर ऑफ वायर्स आर देयर इन अ कैटेगरी 5 यूटीपी। श्रेणी 5 यूटीपी केबल में तारों के कितने जोड़े होते हैं। तो यहाँ पर तारों कितना जोड़े होते हैं, 4 जोड़े होते हैं, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, because a standard Cat5 unshielded twisted pair cable consists of exactly 8 individual color-coded copper wires twisted together into 4 different pairs to reduce the electrical noise and the interference. Standard cable structure. Inside a standard Cat5 UTP networking cable, the common Ethernet cable
used a connect computer to router, you will find four twisted pair, total 8 wires. These pairs follow a universal color scheme: blue, white, blue, orange, white, orange, green, white, green, and brown, white, brown, twisting them into four pair essential to prevent crosstalk and signal weakening. मानक केबल संरचना एक साधारण कैट 5 यूटीपी नेटवर्किंग केबल, वही इथरनेट केबल जिससे हम कंप्यूटर को राउटर से जोड़ते हैं, के अंदर कुल 8 तार होते हैं जो आपस में लिपटे हुए 4 जोड़े में बटे होते हैं। यह जोड़े तयशुदा रंगों के होते हैं: नीला, नारंगी, हरा, भूरा। इन्हें आपस में जोड़ियों में इसलिए लपेटा जाता है ताकि बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रुकावटें, नोज और इंटरफेरेंस को रोका जा सके। तो इनको आपस में ट्विस्ट करने का रीजन क्या होता है कि जो इनमें क्रॉस टॉक है या इंटरफेरेंस है वो कम से कम हो। यहाँ पर आप देखेंगे कैट 1 से लेके कैट 8.2 तक ये सभी केबल हैं, ये सभी यूटीपी केबल के टाइप है। और यहाँ पर ये कैट 1 है जिसमें 2 तार हैं और इसको 1 पेयर बोलेंगे। ऐसे ही कैट 5 का उसने पूछा, तो कैट 5 में आप देखेंगे 1 2 3 4 पेयर है और टोटल नंबर ऑफ वायर्स 8 है। क्वेश्चन नंबर 17, विच केबल कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में विभिन्न प्रकार की डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार की केबल का उपयोग करना है। तो जब भी डिवाइस डिफरेंट होती है तो डिफरेंट के केस में आप स्ट्रेट सीधी केबल का इस्तेमाल करोगे, डिफरेंट। और जब भी डिवाइस सेम होगी तो आप उस केस में क्या इस्तेमाल करोगे, क्रॉस केबल का। सेम डिवाइस का मतलब कंप्यूटर से कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, तो ये डिवाइस सेम होगी। डिफरेंट का मतलब क्या है, कंप्यूटर से आपको स्विच को जोड़ना है, तो यहाँ पर डिवाइसेस डिफरेंट हो गई। तो सेम के केस में क्रॉस होगा और डिफरेंट के केस में स्ट्रेट होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। स्ट्रेट केबल, बिकॉज अ स्ट्रेट थ्रू इथरनेट केबल इज स्टैंडर्डली यूज्ड टू इंटरकनेक्ट different type of device in a network. By B option is correct. Connecting different device. A straight through cable map the pins on both ends exactly the same way. Pin 1, pin 1, pin 2 to pin 2. It is used to connect dissimilar device such as a computer to a switch, a computer to a hub or switch to router, because the port on these different devices are built to naturally align their transmit and receiver path. अलग अलग उपकरणों को जोड़ना एक स्ट्रेट थ्रू केबल में दोनों सिरों के पिन बिल्कुल एक ही क्रम में जुड़े होते हैं। पिन 1 से पिन 1, पिन 2 से पिन 2। इसका उपयोग अलग अलग प्रकार के उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कंप्यूटर को स्विच से जोड़ना हो, कंप्यूटर को हब से जोड़ना हो या स्विच को राउटर से जोड़ना हो, क्योंकि इन अलग उपकरणों के पोर्ट्स इस तरह से बने होते हैं कि उनके भेजने, ट्रांसमिट और रिसीव के रास्ते आपस में खुद ब खुद संरेखित हो जाते हैं। Why are the other option wrong? Cross cable. A crossover cable crosses the transmit and receive wires. It is used to connect similar device directly together without a switch or hub, such as connecting a computer directly to another computer or switch directly to another switch. एक क्रॉसओवर केबल में डेटा भेजने और प्राप्त करने वाले तारों को आपस में बदल दिया जाता है। इसका उपयोग एक जैसे उपकरणों को आपस में सीधे जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना या एक स्विच को दूसरे स्विच से जोड़ना। रोल ओवर केबल, दिस इज अ प्रोप्राइटरी कंसोल केबल वेयर द पिन असाइनमेंट्स आर कंप्लीटली रिवर्स ऑन वन एंड. It is not used for data transfer in a network but rather to connect a PC to a router or switch console port for configuration and management. यह एक कंसोल केबल होती है जिसमें एक सिरे के पिन का क्रम दूसरे सिरे पर पूरी तरह से उल्टा होता है। इसका उपयोग नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर के लिए नहीं बल्कि कंप्यूटर से किसी राउटर या स्विच के कंसोल पोर्ट को जोड़कर उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है। तो ये रोल ओवर केबल थी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, योस्ट केबल। Yoast cable. This referred to an older wiring standard designed by Dave Yoast for RJ45 serial connections, typically used for connecting terminal server to Unix equipment rather than standard local networking. A Yoast cable is most commonly known as the rollover cable or console cable. यह डेव योस्ट द्वारा विकसित एक पुराना सीरियल कनेक्शन वायरिंग स्टैंडर्ड है जिसका उपयोग टर्मिनल सर्वर को यूनिक्स उपकरणों से जोड़ने के लिए किया जाता है, ना कि सामान्य कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए। ये कलर कोड है, इसी तरह से हम जब भी केबल बनाते हैं तो इन्हीं को फॉलो करते हैं। और इसके बाद जो ये वाला है ये पूरा आपका रोल ओवर केबल है। तो इस तरह से आप
कनेक्टर्स या केबल्स को क्रिएट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी? एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको बोलता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है। Hypertext Transfer Protocol because HTTP is foundational data protocol used to transfer information and render page on the World Wide Web. Why C option is correct? Foundational Web Protocol. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. It is the set of rules used by web browser like Google Chrome or Mozilla Firefox to talk to web server. When you type a website address, HTTP is the language used to fetch the transfer the website text, image and layout to your screen. वेब का मुख्य प्रोटोकॉल एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह नियमों का वह समूह है जिसका उपयोग वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और वेब सर्वर के बीच संवाद करने के लिए किया जाता है। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो एचटीटीपी के जरिए उस वेबसाइट के टेक्स्ट, इमेज और पूरे पेज को आपकी स्क्रीन पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? एचटीटीपी की होती है, आपकी रिक्वेस्ट को ले जाने की और लाने की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआईपी इन वॉइस ओवर आईपी? वॉइस ओवर आईपी में एसआईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे बोला जाता है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। Session initiation protocol because SIP is a standard signaling protocol used for initiating, maintaining, modifying and terminating real-time voice, video and messaging session over IP network. Why B option is correct. Voice call setup in voice over IP and multimedia communication. Session initiation protocol act as the call manager. It does not actually transmit the audio and video data packet itself. Instead, its job is to look up the target device, ring it, check if it is available, and establish the initial handshake or session connection so that the conversation can begin. वॉइस आईपी कॉल सेटअप वॉइस ओवर आईपी और मल्टीमीडिया संचार में सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल एसआईपी एक कॉल मैनेजर की तरह काम करता है। यह खुद ऑडियो या वीडियो डेटा पैकेट को ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि इसका काम सामने वाले डिवाइस को खोजना और उस पर घंटी भेजना या जांचना कि वह उपलब्ध है या नहीं और शुरुआती कनेक्शन सेशन स्थापित करना ताकि बातचीत शुरू हो सके। तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा? एसआईपी, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। बाकी के ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पर सेशन इनिशिएशन पोर्ट क्या होता है? आ पोर्ट इज लॉजिकल न्यूमेरिकल चैनल एसआईपी कॉमनली यूज नेटवर्क पोर्ट 5060 और 5061 बट इज नॉट द फुल फॉर्म ऑफ द प्रोटोकॉल एब्रिविएशन इटसेल्फ। पोर्ट नेटवर्क पर एक तार्किक नंबर या चैनल होता है, जैसे एसआईपी आमतौर पर पोर्ट नंबर 5060 या 5061 का उपयोग करता है, लेकिन यह इस प्रोटोकॉल का पूरा नाम नहीं है। सेशन इनिशिएशन path refer to the routing path data takes across a network which changes dynamically and it's unrelated to this signaling protocol's name. पाथ उस रास्ते को दर्शाता है जिससे होकर डेटा नेटवर्क पर जाता है, इसका इस सिग्नलिंग प्रोटोकॉल के आधिकारिक नाम से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। सेशन इनिशिएशन packets. While SIP send data packets, invite packet, byte packet to manage calls packet describe the unit of the data rather than structural protocol standard itself. हालांकि कॉल मैनेज करने के लिए SIP डेटा पैकेट भेजता है, लेकिन पैकेट डेटा की एक इकाई का नाम है, ना कि पूरे प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था? SIP का फुल सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएसएल? एडीएसएल का फुल फॉर्म क्या है? असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। asymmetrical digital subscriber line because ADSL is a specific type of DSL broadband technology that allocate network bandwidth unevenly, permitting faster download speed than upload speed over the traditional copper telephone line. तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनइवन डेटा रेट,
The key word asymmetrical, which means unbalanced. In everyday home internet, use people download and massive amount of the data, watching videos, loading web page, but upload very little, sending search queries or clicks. ADSL is designed to match this behavior by giving a much wider frequency channel for downloading data and smaller channel for uploading data. डेटा की असमान गति, यहाँ मुख्य शब्द असिमेट्रिकल असंतुलन है, जिसका अर्थ है असमान। हमारे दैनिक इंटरनेट उपयोग में हम बहुत अधिक डेटा डाउनलोड करते हैं और वीडियो देखना, वेब पेज लोड करना, लेकिन उसकी तुलना में अपलोड बहुत कम करते हैं। एडीएसएल तकनीक इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई गई है, जो पारंपरिक टेलीफोन तारों पर डेटा डाउनलोड करने के लिए ज्यादा बैंडविड्थ स्पीड और अपलोड करने के लिए कम बैंडविड्थ देती है। इसका सिंपल सा मतलब है, जो असिमेट्रिकल है एडीएसएल राउटर है, वो हमें डाउनलोडिंग की स्पीड ज्यादा देता है और अपलोडिंग की स्पीड कम देता है। इसीलिए घरों के लिए सबसे बेस्ट एडीएसएल राउटर सबसे अच्छे होते हैं। नंबर 21, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी? आईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईपी को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल बिकॉज आईपी इज द प्राइमरी नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल in the TCP suite, responsible for addressing host and routing data packet across network boundaries. By C option is correct. Foundational networking protocol. In computer network, Internet Protocol IP act like a digital postal service. It defines the unique address system, IP addresses that allow data packets to find their way from a specific sender to the correct destination across local networks or global internet. नेटवर्किंग का बुनियादी नियम। कंप्यूटर नेटवर्किंग में इंटरनेट प्रोटोकॉल एक डिजिटल डाक सेवा, पोस्टल सर्विस की तरह काम करता है। यह एक विशेष एड्रेसिंग सिस्टम आईपी एड्रेस तय करता है, जिसके जरिए डेटा पैकेट्स लोकल नेटवर्क या पूरी दुनिया के इंटरनेट पर अपने सही ठिकाने तक पहुंच पाते हैं। तो ये इसका काम कौन करता है? ये आईपी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज एन एग्जाम्पल फॉर वैन? वैन का कौन सा एग्जाम्पल है? तो वैन का एग्जाम्पल है यहाँ पर इंटरनेट। Internet, because the internet is the ultimate global example of wide area network, connecting billions of devices across cities, countries, and continents. Global network reach. A wide area network is designed to transmit data over immense geographical distance. The internet is literally a network of thousands of smaller interconnected public, academic, corporates, and government network spanning the entire globe, making it is the most well-known and expensive example of WAN. वैश्विक नेटवर्क दायरा। एक वाइड एरिया नेटवर्क को विशाल भौगोलिक दूरियों पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए बनाया जाता है। इंटरनेट असल में पूरी दुनिया में फैले हजारों छोटे बड़े सार्वजनिक, शैक्षणिक, कॉर्पोरेट और सरकारी नेटवर्कों का एक वैश्विक समूह है, जो इसे वैन का सबसे बड़ा आदर्श उदाहरण बनाता है। तो वैन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? इंटरनेट। बाकी का ऑप्शन गलत क्यों है? तो होम नेटवर्क। अ होम नेटवर्क ऑपरेट इनसाइड अ सिंगल रेसिडेंस, typically covering less than few hundred feet. It is a classified as a small LAN local area network. एक होम नेटवर्क किसी एक घर या आवासीय परिसर के भीतर ही काम करता है, या वह सीमित दूरी कवर करता है, इसीलिए इसे LAN की श्रेणी में रखा जाता है। कैंपस नेटवर्क। A campus network connects multiple localized buildings within a single geographical area, like a university, corporate office grounds. It is classified as a CAN, campus area network, which is smaller than WAN. कैंपस नेटवर्क किसी विश्वविद्यालय या बड़े कॉर्पोरेट कार्यालय के परिसर एक निश्चित सीमित क्षेत्र के भीतर मौजूद अलग अलग इमारतों को जोड़ता है। यह दायरा भी वैन की तुलना में बहुत छोटा होता है। ब्लूटूथ नेटवर्क। Bluetooth handles short range data exchanging between personal device like headphone to a phone within a radius of about 10 meters. It is a classified as a PAN, personal area network. तो PAN की डिस्टेंस कितनी होती है? जो PAN होता है, इसकी डिस्टेंस होती है 10 मीटर्स। ब्लूटूथ आपके व्यक्तिगत उपकरणों जैसे फोन से हेडफोन को केवल कुछ मीटर, लगभग 10 मीटर की दूरी के भीतर जोड़ता है। इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, ना कि बैन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी क्या है? तो सिक्योरिटी एल्गोरिथम फॉर वायरलेस नेटवर्क, ऑप्शन बी।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिक्योरिटी एल्गोरिदम फॉर वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क के लिए सुरक्षा एल्गोरिदम, बिकॉज वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी WEP is a legacy security protocol introduced to provide a wireless local area network Wi-Fi with the level of security and privacy similar to what is expected of a wired network. Wireless encryption standard. Wired equivalent privacy WEP was part of the original IEEE 802.1 standard introduced in 1997. Its main goal was to encrypt data over the airwaves so that hackers could not easily intercept Wi-Fi radio signals, although it has since been outdated by much stronger wireless security protocols like WPA2 and WPA3 due to cryptographic exposures. It remains historically classified as a security algorithm specifically built for a wireless network. वायरलेस इंक्रिप्शन मानक वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी WEP साल 1997 में पेश किए गए मूल IEEE 802.11 वाईफाई मानक का एक हिस्सा था। इसका मुख्य उद्देश्य हवा में तैरते हुए वायरलेस डेटा को इंक्रिप्ट लॉक करना था ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके वाईफाई के सिग्नल को आसानी से हैक ना कर सके। हालांकि समय के साथ कमजोर सुरक्षा के कारण इसकी जगह अब WPA2 और WPA3 जैसे मजबूत सिस्टम आ चुके हैं। फिर भी तकनीकी रूप से यह मूल रूप से एक वायरलेस नेटवर्क सुरक्षा एल्गोरिदम ही है। तो यहां पर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वो WEP, जिसका फुल फॉर्म है वायरलेस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। Why are the other options wrong? Security algorithm for Ethernet. Ethernet के लिए सुरक्षा एल्गोरिदम। Ethernet relies on the physical copper or fiber copper cable for the connectivity, which inherently provide physical isolation. WEP was specifically designed to bridge the security gap found in wireless transmission medium, not physical wire network. इथरनेट कनेक्शन भौतिक तारों केबलों पर काम करता है जो वैसे ही काफी सुरक्षित होते हैं। WEP को विशेष रूप से वायरलेस माध्यमों की सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था, ना कि फिजिकल इथरनेट केबलों के लिए। सिक्योरिटी एल्गोरिदम फॉर USB कम्युनिकेशन, USB संचार के लिए सुरक्षा एल्गोरिदम। यूनिवर्सल सीरियल बस communications utilize entirely different physical layer serial data transfer standard and internal peripheral device protocol that have nothing to do with web network encryption. USB संचार पूरी तरह से शॉर्ट रेंज फिजिकल वायर्ड स्टैंडर्ड पर काम करता है। इसका नेटवर्क सिक्योरिटी या WEP इंक्रिप्शन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। सिक्योरिटी एल्गोरिदम फॉर पैरेलल कनेक्शन, समानांतर कनेक्शन के लिए सुरक्षा एल्गोरिदम। पैरेलल कनेक्शन रिफर टू ओल्डर हार्डवेयर डेटा बस ट्रांसमिशन मेथड लाइक ओल्ड प्रिंटर LPT लाइन प्रिंटर टर्मिनल पोर्ट वेयर multiple bits of data are sent concurrently over multiple wires. WAP is entirely a wireless network protocol, not a hardware bus encryption system. पैरेलल कनेक्शन पुराने समय के प्रिंटर पोर्ट्स या कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसफर करने के लिए हार्डवेयर बस सिस्टम से संबंधित होते हैं। इसका इस नेटवर्क सुरक्षा नियम से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन 24, which type of network connection is used to cover 10 km to 1000 km area? 10 km to 1000 km क्षेत्र को कवर करने के लिए किस प्रकार के नेटवर्क कनेक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? वैन का। WAN, because a wide area network, WAN is designed to span long distance ranging from 10 to 1000 km, more interconnecting cities, state, countries or continent. Large scale geographical span. Network types are categorized primarily by the geographical area they cover. While a local area network LAN cover a single building and a metropolitan area network MAN span a city typically up to 50 km. A wide area network WAN is explicitly designed to bridge massive distance between 10 km to 1000 km or beyond, connecting रीजनल ब्रांचेस, स्टेट और एंटायर नेशन। बड़े पैमाने पर भौगोलिक दायरा। कंप्यूटर नेटवर्क को उनके द्वारा कवर किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बांटा जाता है, जहां एक लैन किसी एक इमारत तक सीमित होता है और एक मैन किसी एक शहर, आमतौर पर 50 किलोमीटर तक में फैला होता है। वहीं एक वाइड एरिया नेटवर्क वैन को एक विशेष रूप से 10 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर या उससे अधिक की विशाल दूरियों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जो विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों और देशों को आपस में मिलाता है। बाकी के ऑप्शन क्यों गलत है वो देखते हैं।
Local area network span a very small restricted distance, usually within a range from 1 to 2 kilometer, such as an office, home और स्कूल कैंपस। इसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो वैध सीमित दूरी, आमतौर पर 1 से 2 किलोमीटर, जैसे किसी ऑफिस, घर या स्कूल कैंपस के लिए उपयोग किया जाता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क covers a larger area than land but is limited to a single town or city, typical up to 50 kilometer. It cannot scale efficiently to cover vast range like 1000 किलोमीटर। इसका फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है जो एक पूरे शहर, कस्बे लगभग 50 किलोमीटर तक को कवर करता है। यह 1000 किलोमीटर जैसी विशाल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दूरियों के लिए नहीं होता है। कैंपस एरिया नेटवर्क कनेक्ट मल्टीपल लोकल नेटवर्क्स विद इन a defined academic or corporate campus setup, usually stretching only up to a few kilometers. इसका फुल फॉर्म कैंपस एरिया नेटवर्क होता है जो किसी विश्वविद्यालय या बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस के परिसर, कैंपस के अंदर मौजूद कंप्यूटरों को जोड़ता है। यह दायरा भी कुछ ही किलोमीटर तक सीमित होता है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन क्या था? विच टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन इज यूज टू कवर 10 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर? तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? वैन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट द ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल आर? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है? तो ये सारी केबल क्या है? वायर्ड मीडिया का एग्जाम्पल है। Wired media, because twisted pair wires, coaxial cable, and optical fiber cable are all physical tangible transmission mediums used to guide data signals from one point to another. Guided transmission media. In networking, transmission media are broadly divided into two categories: wired, guided, and wireless, unguided. Since twisted pair wires, coaxial cables, and optical fiber lines all require physical cabling to carry electrical or light signal through a solid path, they are classified under wired media. तो जो भी ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ये सभी वायर्ड मीडिया में आती है। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, डेटा कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन मीडिया को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है: वायर्ड गाइडेड और वायरलेस अनगाइडेड। चूंकि ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल तीनों में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए भौतिक तारों या ठोस केबलों की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें वायर्ड मीडिया कहा जाता है। बाकी के ऑप्शन क्यों गलत है ये देख लेते हैं। वायरलेस मीडिया, वायरलेस मीडिया यूज अनगाइडेड electromagnetic waves to transfer data through the air without physical lines like radio waves, microwaves, infrared. वायरलेस मीडिया बिना किसी भौतिक तार के हवा के माध्यम से तरंगों जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स द्वारा डेटा ट्रांसफर करता है, जैसे कि सैटेलाइट या मोबाइल नेटवर्क। वाईफाई मीडिया, वाईफाई वाईफाई इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरलेस लोकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट यूज radio waves 2.4 gigahertz or 5 gigahertz band to transmit data, making it the opposite of the physical cabling. वाईफाई एक खास तरह की वायरलेस तकनीकी है जो रेडियो तरंगों की मदद से बिना तारों के इंटरनेट चलाती है। लोकल मीडिया, लोकल मीडिया, दिस इज नॉन स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टर्म इन दिस context. While these cable can be used in local network LAN, local media does not define the structural nature और फिजिकल डेटा ट्रांसमिशन केबल, यह ट्रांसमिशन मीडिया का कोई आधिकारिक तकनीकी वर्गीकरण नहीं है। तो इसलिए यह गलत हो गया, यह भी गलत हो गया और यह भी गलत हो गया। सिर्फ यहाँ पर जो केबल्स हैं वो हमारी किस कैटेगरी में आती हैं? वायर्ड मीडिया की कैटेगरी में आती हैं। इसीलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वायर्ड मीडिया। आपको इस वीडियो को देख के अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज टाइप करें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और यदि मेरे लिए कोई मैसेज या फीडबैक है तो कृपया जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं। अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो वो भी बताएं, मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।